हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। इन द सीरीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स: लीगल वॉइड इन द इंडियाज एफडीआई फ्रेमवर्क। इंडिया के एफडीआई फ्रेमवर्क में लीगल वॉइड कौन है? एफडीआई किसको बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग एफडीआई बोलते हैं, जो कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जी फॉर कंट्रीज कॉल फॉर अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ द यूएनएससी। यूएनएससी का अर्जेंट रिफॉर्म किन्होंने बोला है? जी फॉर कंट्रीज ने, जो जीएस पेपर 2 आईआर के लिहाजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, लीगल वर्ड इन इंडियाज एफडीआई फ्रेमवर्क। द आर्टिकल एड्रेसेस India's legal gap in dealing with foreign direct investment and international trade from a national security standpoint। देखो, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये रहा इंडिया, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें, मान लो मैंने ऐसे बॉक्स ही बना दिया, तो जो भी कंट्रीज बाहर से इन्वेस्ट कर रही हैं, या जो भी पर्सन जो इंडिया के नहीं है और बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज में स्टेक ले रहे हैं, जनरली मोर देन 10 या 10% से ज्यादा का स्टेक ले रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा होता है, किसी भी कंट्री का पैसा हो सकता है, वो चाइना का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, सिंगापुर का हो सकता है। वो क्या कर सकता है? वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। क्योंकि अगर चाइनीज लोग अगर हमारी कंपनीज में स्टेक ले रहे हैं, भले ही वो प्राइवेट कंपनीज है या इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज भी हों, तो किस मकसद से ले रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग असर्टेन कर नहीं सकते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्री जैसे चाइना वाइना के एंगल से एफडीआई में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। बट वो रिस्ट्रिक्शन जो होता है, वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होता है? वो रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से शूज किया जाता है, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया जाता है ना। वो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया जाता है, जबकि होता है नेशनल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से। हमारे पास कोई ऐसा लॉ अभी नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, जो ये आर्टिकल बताता है। इसी को लीगल वॉइड बोलता है ये आर्टिकल, कि ऐसा कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है जो एफडीआई, जो फॉरेन से होने वाला इन्वेस्टमेंट है, और नेशनल सिक्योरिटी को एक साथ लिंक करता है। नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज लगा के हम लोग बाहर से आने वाले एफडीआई को रोक सके, ऐसा कोई क्लॉज हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा लॉ हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लॉज का यूज करते हैं जब ऐसा करना होता है। तो ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या है ना। बाहर से जब भी हम अगर बात करते हैं, हमने एलपीजी रिफॉर्म किया। एलपीजी रिफॉर्म कब कर लिया हम लोगों ने? 1991 में। लिबरलाइजेशन कर लिया, ग्लोबलाइजेशन कर लिया, मतलब बाहर से हम लोग आराम से क्या क्या ले सकते हैं? ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं, दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं। और ऐसा नहीं करने पे एक बॉडी है, ग्लोबलाइज बॉडी, डब्ल्यूटीओ, वहां पे कंप्लेन फाइल हो सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, अगर हम उनका एफडीआई रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए वी शुड हैव सम लीगल लॉ, सम लॉ जिसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक किया जा सके। ये पूरा टॉपिक का यही एक समरी है, बट हम इसको अच्छे से समझते हैं। FDI refers to ownership stake in a foreign company or project made by an investor, company or government from another company. The debate around Chinese FDI in India is often framed between economic advantage and national security concern. However, there remains a fundamental question beyond this aspect. Fundamental question क्या है? Does India have a comprehensive legislative framework for FDI and national security? तो आंसर क्या है? नहीं है। Despite extensive debates, India lack a dedicated legislative framework to address FDI. एफडीआई को एड्रेस करने के लिए इंडिया एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क लैक करता है इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम ए नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की बात करें, वहां पे इंडिया का एक लॉ है जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, जिसको बोलते हैं फेमा, FEMA एक्ट 1919। The FEMA Act is an act of Parliament of India to consolidate and amend the law, amend and consolidate the law, है ना, to लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ को क्या करता है? कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, एंड पेमेंट्स, एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज का ऑर्डरली मेंटेन भी करता है और डेवलपमेंट भी करता है इंडिया के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट 3 करके PN3 करके इंट्रोड्यूस किया एफडीआई रेगुलेशन। एफडीआई जो हम लोग लेते हैं उसमें अंदर एक रेगुलेशन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। PN3 इज इन्फोर्स थ्रू फेमा। PN3 को किसके थ्रू इन्फोर्स करते हैं? फेमा के थ्रू, जो कि फॉरेन एक्सचेंज को गवर्न करता है। टारगेटेड कंट्रोल क्या है? जो भी एफडीआई है ना, जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर टच करनी है, लैंड बॉर्डर टच करने वाली कंट्रीज जो भी हैं अपनी, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सबके साथ अगर कोई भी कंट्री वहां से एफडीआई कर रहा है इंडिया में, तो गवर्नमेंट का क्या चाहिए होगा? अप्रूवल चाहिए होगा। तो डायरेक्टली एक तरह से हम बात किस पे कर रहे हैं? चाइना पे। बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले तो कहाँ इंडिया में इन्वेस्ट कर पा रहे होंगे? नो मेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का मेंशन नहीं था। ऑल्दो द रेगुलेशन वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, PN3 डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द टर्म नेशनल सिक्योरिटी। ग्लोबल कंटेक्स्ट में हमारा अप्रोच कैसा है? अगर हम किसी वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा अप्रोच कैसा है? कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन लोगों ने भी, ये लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, है ना, हमने तो बाद में LPG रिफॉर्म किया था, ये स्टार्टिंग से ही है, तो इन्होंने भी चाइनीज एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बट इन्होंने एफडीआई रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे फोकस किया हुआ है। कनाडा का एक कनाडा इन्वेस्टमेंट एक्ट है, कनाडा इन्वेस्टमेंट एक्ट में सेक्शन 25 को इन्वोक किया हुआ है। गवर्नमेंट कैन स्क्रीन एफडीआई एंड एक्ट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इफ दे आर डीम्ड इंजूरियस टू नेशनल सिक्योरिटी। कनाडा डायरेक्टली बोलता है कि नेशनल सिक्योरिटी को अगर कोई इन्वेस्टमेंट हैम्पर करता है तो उसको रोका जा सकता है। तो इस तरह से इंडिया में लीगल शॉर्टकमिंग डेवलप हो जाती है, एक लीगल वैक्यूम डेवलप हो जाता है। India's reliance on FEMA to regulate FDI exposes a legal vacuum. No national security provision. FEMA does not address FDI from a national security perspective because it is primarily concerned with foreign exchange management. FEMA किसके साथ रिलेट करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के साथ। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन यहाँ पे नहीं है। विदाउट अ डेडिकेटेड लॉ टू एसेस एफडीआई risks to national security, FEMA serves as a makeshift solution. FEMA बस एक सॉल्यूशन की तरह काम करता है, which points to a need for comprehensive legal reform, जो कि पॉइंट करता है कि इंडिया में क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म की जरूरत हो गई है। एविडेंस फ्रॉम इंडियाज इंटरनेशनल ट्रिटी प्रैक्टिस, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रिटी प्रैक्टिस से क्या एविडेंस आता है? अनलाइक डोमेस्टिक लॉ, इंडिया इंटरनेशनल ट्रिटीज एंड agreements distinguish between foreign exchange control and national security control. अगर हम किसी कंट्री से क्या करते हैं? ट्रीटी करते हैं, है ना, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो वहां पे हम लोगों ने ऐसे कंसर्न्स डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल बाय BIT एक्ट बनाया है, उसका आर्टिकल 6 बोलता है एड्रेसेस फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रिलेटेड टू एफडीआई विच फॉल्स अंडर फेमा। फेमा के अंदर पड़ने वाला फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो एफडीआई से रिलेटेड है उसको एड्रेस करता है ना। क्या ये आर्टिकल याद रखने हैं? ये आर्टिकल याद नहीं रखने हैं, मैं बस बता रहा हूँ। वैसे ही जब हम FTA साइन करते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड मतलब दो कंट्रीज हैं, है ना, मान लो इंडिया है और यूके, दोनों कंट्रीज में अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे, इंडिया के गुड्स यूके में बिना रोक टोक, बिना रिस्ट्रिक्शन के पहुंचेंगे, बहुत कम टैरिफ लगेगा उन पे, और यूके के इंडिया में पहुंचेंगे, है ना। वैसे ही जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड साइन हुआ है WTO में, विच सेपरेटली मैनेज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज इशू एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। वो भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न इशू को अलग एड्रेस करता है और फॉरेन एक्सचेंज इशू को अलग एड्रेस करता है, दोनों को अलग। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर का रुपी में, रुपी का डॉलर में एक्सचेंज को अलग इशू करता है, और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को अलग इशू करता है, अलग से कंसर्न को रेज करता है। अब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच का टर्म्स एंड कंडीशन है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहाँ है? WTO के अंदर आता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? बैरियर्स को कम करने के लिए दो कंट्री एक दूसरे में साइन करती है। ये बेसिक्स आपको हो सकता है समझ में आ गए होंगे। WTO कैसा बॉडी है? WTO ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाला बॉडी है। ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को प्रमोट करने वाला बॉडी जो है वो क्या है? WTO है। हेडक्वार्टर का है WTO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 1 जनवरी 1995। द एक्सटेंशन ऑफ लीगल वैक्यूम टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का लीगल वैक्यूम क्या है? दिस लीगल गैप एक्सटेंड बियॉन्ड FDI टू इंटरनेशनल ट्रेड पोस्ट पुलवामा रिस्पॉन्स। आफ्टर द पुलवामा टेरर अटैक, इंडिया इन्वोक्ड नेशनल सिक्योरिटी to justify a 200 tariff increase on Pakistani import.
पाकिस्तानी इंपोर्ट पे कितना टैरिफ इंक्रीज लगाया गया? 200%। देयर बाई डिनाउंसिंग इट्स मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन को क्या कर दिया? डिनाउंस। ऑब्लिगेशन अंदर डब्ल्यूटीओ के अंदर ऑब्लिगेशन क्या है? जैसे मान लो पुलवामा अटैक हुआ था ना 2019 में, आपको पता है हमारे 42 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, है ना। तो उसके बाद से हमने पाकिस्तान में क्या लगाया था? रेस्ट्रिक्शन लगाया था। जो भी ट्रेड होता है वहां पे 200% टैरिफ्स मतलब टैक्सेस को एक तरह से हमने बढ़ा दिया था। जब डब्ल्यूटीओ की बात होती है, डब्ल्यूटीओ के अंदर एक कंट्री दूसरे कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देती है, हमने उसको हटा दिया था। ठीक है, इंडिया ने तब भी कस्टम टैरिफ एक्ट के इमरजेंसी पावर का यूज किया था, यूजुअली फॉर इकोनॉमिक इमरजेंसी, जो कि इकोनॉमिक इमरजेंसीज के लिए यूज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं। क्या एक एक डिटेल ये हमें याद रखना है? बिल्कुल नहीं रखना है। ये बस इस पूरे आर्टिकल का समरी एक ही लाइन है कि हमें एक लॉ चाहिए, जो लॉ ये बोल सके कि अगर फॉरेन से एफडीआई आ रहा है और उस एफडीआई से नेशनल सिक्योरिटी को कोई डेंजर है तो उसको कैसे रोका जाए, उस एफडीआई पे कैसे लिमिट लगाई जाए, ये पूरा इस आर्टिकल का समरी है। The risk of legal vulnerability. The absence of a specific domestic legislation dealing with FDI and trade from a national security perspective leaves India vulnerable to challenges in international court. इससे क्या होगा? इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंजेस मिलेंगे। FEMA एंड कस्टम टैरिफ एक्ट डिजाइन फॉर इकोनॉमिक इश्यूज आर डबलिंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट की तरह डबल हो रहे हैं। एक्सपोजिंग इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क टू स्क्रूटनी, इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क भी स्क्रूटनाइज हो सकता है। कॉल फॉर ए डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी लॉ, अब हमें एक जरूरत है डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी लॉ का। द ऑनगोइंग डिबेट सराउंडिंग चाइनीज एफडीआई एंड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क शुड ट्रिगर अ ब्रॉडर डिस्कशन ऑन द नीड ऑफ ए डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी लॉ टू हैंडल एफडीआई एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिस्क। Such a law should align India with global best practices. Global best practices के साथ हमें क्या होना चाहिए? अब अलाइन होके ये काम करना चाहिए। टॉपिक नंबर 2 बहुत आसान सा टॉपिक है बट बार बार ये न्यूज में रहता है ना। यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशन के 5 मेजर ऑर्गन होते हैं। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जनरल असेंबली का मेंबर है। टोटल 193 कंट्रीज जनरल असेंबली का मेंबर है, जिसमें सब मीटिंग्स में आते हैं। जनरल असेंबली जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया में, पार्लियामेंट में, कुछ वैसा ही काम उसका रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर इसके परमानेंट है, जब से यूएन बना है तब से वो मेंबर इसके हैं ही और हमेशा रहेंगे। 10 मेंबर इसके नॉन परमानेंट है, जो 2 ईयर के लिए क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 और बॉडी हैं। एक को बोलते हैं सेक्रेटेरिएट, पेपर वर्क करने के लिए सेक्रेटेरिएट हो जाता है। 4th को बोलते हैं हम लोग इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एनजीओ वगैरह से कोऑर्डिनेट करना, डेवलपमेंटल वर्क के लिए कोऑर्डिनेट करना, उसका काम हो जाता है। और जस्टिस दिलाने का काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हो जाता है, अगर 2 कंट्रीज के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है। तो अब इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत यूएनएससी में लगेगी। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो आप सबको पता होंगे, जिनको P5 के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें कौन है? चाइना है, जिसमें कौन है? यूएसए है, जिसमें कौन है? रशिया है, जिसमें कौन है? यूके है, जिसमें कौन है? फ्रांस। इन सब के पास न्यूक्लियर पावर है, इन सब के पास वीटो पावर भी है। वीटो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करना चाहती है और इनमें से कोई एक कंट्री भी मना कर दे तो वो काम इंप्लीमेंट नहीं होता है। उस पावर को क्या बोलते हैं? वीटो पावर। उस वीटो पावर की वजह से अभी रशिया और यूनाइटेड नेशन क्यों बना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पीस लाने के लिए बना था। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन या किसी भी वॉर जैसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बना था। अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और इसको रोकने के लिए कोई स्टेप यूएनएससी लेना चाहती है तो ऑब्वियसली रशिया के अगेंस्ट में वो स्टेप जा सकता है और रशिया उस पर क्या कर देता है? वीटो। तो ऐसे में वॉर जैसी सिचुएशन नहीं रुक पाती है ना। और तब की सिचुएशन अलग थी। अभी इंडिया, ब्राजील, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, है ना। जापान और जर्मनी जैसी कंट्रीज जो थी वो हार गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनको यूएनएससी में कहीं भी परमानेंट मेंबरशिप में नहीं रखा गया और वो भी पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी। तो इन सारे कंट्रीज ने मिलकर, इंडिया ने, ब्राजील ने, है ना, जर्मनी ने और जापान ने एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं G4। वैसे L69 में कुछ 30+ डेवलपिंग नेशंस हैं जिसमें इंडिया भी है और
ये डेवलपिंग L69 ग्रुप हो गया या G4 हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म की डिमांड करते ही रहती हैं, और अभी वापस से अर्जेंट रिफॉर्म की डिमांड इन्होंने दोहराया। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन का 80th एनिवर्सरी था, है ना, वहां पे तो G4 की बात हमने कर ली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात भी हमने कर ली। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में एक प्रिंसिपल ऑर्गन जो है अब काम नहीं करता, यूनाइटेड नेशन डिफंक्ट है एक तरह से, तो हमने 5 प्रिंसिपल ऑर्गन की बात करी। As the UN approaches its 80th anniversary, the G4 are advocating the urgent reform in UNSC. अब इसको सपोर्ट कर रहा है L69 ग्रुप, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, और C10 ग्रुप। C10 ग्रुप भी अफ्रीकन नेशन का ग्रुप है जिसमें 10 कंट्रीज हैं। G4 का मीटिंग हुआ था, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया सितंबर 26 को बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर and his G4 counterparts, addressing the significant challenges facing the multilateral system centered around the UN. की पॉइंट क्या था ज्वाइंट स्टेटमेंट के? इंक्रीज इन द मेंबरशिप। द G4 reiterated the need to enhance both permanent and non-permanent UNSC membership to improve the representation of developing countries and those contributing significantly to international peace and security. जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, और वैसी कंट्रीज जो पीस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। P5 में अब देखोगे तो रशिया, उसके बाद देखोगे तो यूके, और देखोगे तो फ्रांस, सब यूरोप से कंट्रीज हैं। लैटिन अमेरिका का कोई है क्या? कोई नहीं है। एशिया का कोई है क्या? सिर्फ चाइना है ना। तो इतना बड़ा एशिया और एक कंट्री अंडर रिप्रेजेंटेड, इतना बड़ा लैटिन अमेरिका और कोई कंट्री नहीं, है ना, अनरिप्रेजेंटेड। इतना बड़ा अफ्रीका, कोई कंट्री नहीं, अनरिप्रेजेंटेड। इतना छोटा यूरोप और 3 कंट्रीज एज अ परमानेंट मेंबर, ओवर रिप्रेजेंटेड। तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे क्या करना है? बैलेंस करने की बात भी चलती रहती है। L69 ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनकी भी मीटिंग हुई, है ना। L69 के अलावा C10 ग्रुप का भी मीटिंग हुआ, जिसमें 10 अफ्रीकन कंट्रीज प्रेजेंट है। ये भी क्या डिमांड करते हैं? यूएनएससी का रिफॉर्म ही डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, G4 and L69 group stressed the transformative reform of the UNSC should include enhanced representation for the global south. Minister noted that developing countries play an indispensable role in maintaining the relevance and effectiveness of the Security Council. Call for comprehensive reform. The group underscored the urgent need for the UNSC to become more representative, transparent, efficient, effective, democratic, and accountable. They recognize that the recent Summit of the Future offered a renewed opportunity for commitment to this reform. तो यहाँ पे रिफॉर्म का कमिटमेंट दिया जा रहा है। बोल द L69 and G4 reaffirmed support for the common African position based on the Ezulwani consensus and the Sirte declaration. They want that further delays in comprehensive reform would negatively impact the UN credibility and legitimacy, है ना। तो एजुलवानी कंसेंसस क्या है? एजुलवानी कंसेंसस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। It is a position on international relation and reform of the UN agreed by the African Union. अफ्रीकन यूनियन ने यूएन का रिफॉर्म को जो अग्री किया है उसको बोलते हैं एजुलविनी कंसेंसस। इट कॉल फॉर ए मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल। सारी बात कहाँ होती है? सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, जिसमें अफ्रीका का भी रिप्रेजेंटेशन हो। द एजुलविनी कंसेंसस वाज फॉलोड बाय द सिर्टे डिक्लेरेशन ऑफ जुलाई 2005 which reiterated the need for at least 2 permanent seats and 5 non-permanent seats for African state. African state के लिए 2 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट सीट होनी चाहिए। इसकी बात यहाँ पे एजुलविनी कंसेंसस में की गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अफ्रीका में बहुत प्रॉब्लम रहती है, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, और इनफैक्ट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का भी। तो ये सारा कुछ मैनेज करना जरूरी है, और यहाँ पे अफ्रीका को एक इम्पोर्टेंस देना भी जरूरी है। एक इब्सा करके ग्रुप होगा जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील और SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये एक बहुत अच्छा सा ग्रुप है। ये इकोनॉमी पे ध्यान देता रहता है। ये क्या करता रहता है? गरीब कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्थ, एजुकेशन, डिफरेंट काम के लिए फंड करता रहता है ना। बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहता है ये ग्रुप, बट ये काम करता रहता है पर्दे के पीछे। He highlighted Jaishankar also met the foreign minister, IBSA group के foreign minister, and Jaishankar highlighted shared view on the need for reform with the UNSC.
IPSA is a unique forum which brings together India, Brazil, South Africa, three large democracies and major economy from three different continents facing similar challenges. आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे. थैंक यू. जय हिंद.